मैं शशिकांत चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टॉप टू जी के जीएस में। और आज का टॉपिक है भारतीय बजट के बारे में मुख्य तथ्य एवं विशेषताएं। एक नज़र में हम कह सकते हैं कि इंडियन बजट हिस्ट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसलिए क्योंकि 2024-25 के वित्तीय वर्ष का जो बजट है उसकी जो टर्मिनोलॉजी है या कॉन्टेंट है या कॉन्सेप्ट है, आप तभी समझ पाएंगे जब आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। बजट की बात करें तो बजट एक महत्वपूर्ण शब्द है जो हर एक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। यह वित्तीय प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। तो कहने का मतलब यह है कि बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि बजट का प्रभाव हर एक व्यक्ति, हर घर और हर एक व्यवसाय पे पड़ता है। इवन कि आपके एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है। आज के सत्र में हम बजट के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे बजट क्या होता है, बजट की परिभाषा क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या होती है, भारतीय बजट के प्रमुख तथ्य क्या हैं, और भारतीय संविधान में बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और किस अनुच्छेद में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। बजट के प्रकार क्या होते हैं, बजट के घाटे और कोष के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फंड क्या होते हैं, तो इसके बारे में डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। डेविड हॉकिंस के द्वारा बजट की इंपॉर्टेंस को बताते हुए कहा गया है कि बजट न होता तो व्यक्ति एक खुली नदी में बह जाता, जिसमें वह कभी नहीं जानता कि गति कहाँ से बदल जाएगी और वह कितनी दूर तक जा पाएगा। यानी बजट एक इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि किसी भी एसेट या कैपिटल को मैनेज करने के लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। कैसे मैनेज करें चीज़ों को, तो उसके लिए प्री प्लानिंग होनी आवश्यक है। बजट क्या है? तो बजट एक आर्थिक योजना और वित्तीय नियोजन दस्तावेज है जो किसी भी संगठन, सरकार, व्यक्ति या किसी अन्य इकाई के आगामी कार्यक्रम और वित्त संबंधी निर्णयों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। एक सरकारी बजट का मुख्य उद्देश्य वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करना और साथ साथ समाज के विकास के लिए आवश्यक योजनाएं बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। बजट शब्द की उत्पत्ति एक फ्रेंच शब्द बुजेट से हुआ है, और इस जिसका अर्थ होता है लिटिल बैग या पर्स। जैसे बुजेट का आप तात्पर्य समझेंगे एक बटवा, तो बटवा क्या होता है, एक छोटा सा पर्स होता है, और बटवा बजट से ही आया है। इसका अर्थ यह है कि बजट में आर्थिक वित्तीय योजनाएं और निर्णय एक साथ रखे जाते हैं, जिससे एक समृद्धि योजना को सुचारू रूप से आर्थिक क्रियान्वयन किया जा सके। भारतीय बजट के तथ्य एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। भारतीय बजट का इतिहास प्राचीन काल से ही है। इसकी शुरुआत गुप्त काल में हुई, जहाँ बजट प्रावधान किया गया और वित्तीय संसाधनों को व्यय करने की योजनाओं की रूपरेखा बनाई गई थी। यहाँ तक कि मुगल शासन काल में भी बजट की प्रक्रिया अपनी महत्ता को बनाए रखी। तत्पश्चात अंग्रेजों के समय में भारत का सबसे पहला बजट 18 फरवरी 1860 को प्रस्तुत किया गया। यानी भारत का सबसे पहला बजट 1860 में प्रस्तुत किया गया था। और किसने पेश किया था? तो वित्त मंत्री उस समय के थे सर जेम्स विल्सन। इनको सर की उपाधि मिली हुई थी, और सेम सर जेम्स विल्सन ने ही भारत में सबसे पहला बजट 1860 में प्रस्तुत किया था। और उस समय ब्रिटिश सरकार के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल भारत में कब से कब तक रहा? तो 1856 से 1862 तक रहा। और 1858 से पहले ये गवर्नर जनरल के रूप में थे, और 1858 में ये पद को बदलकर, गवर्नर जनरल के पद को बदलकर वायसराय कर दिया गया। और भारत के सबसे पहले वायसराय कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग है। स्वतंत्र भारत का सबसे पहला बजट भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर के शनमुखम चेट्टी के द्वारा 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया, और इसमें 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 के दौरान 7.5 महीनों का ये बजट प्रस्तुत किया गया था। तो इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत का सबसे पहला बजट, स्वतंत्र भारत का सबसे पहला बजट किसने पेश किया था? तो आर के शनमुखम चेट्टी। और आर के शनमुखम चेट्टी पहले बजट पेश किए थे, तो इस तरह से ये भारत के पहले प्रथम वित्त मंत्री भी हो गए। और भारत का सबसे पहला, स्वतंत्र भारत का सबसे पहला बजट कब पेश किया गया था? तो 26 नवंबर 1947। ये डेट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और 15 अगस्त से इसे लागू किया गया था। तो 15 अगस्त से 31 मार्च वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन होता है। तो इस 7.5 महीने के लिए बजट बनाया गया था। यानी पहला भारत का पहला बजट क्या था? एक अंतरिम बजट था, यानी एक लघु अवधि के लिए बजट पेश किया गया था। तो आर के शनमुखम चेट्टी ने 1948-49 के बजट में पहली बार अंतरिम शब्द का प्रयोग किया था। और ये शॉर्ट टर्म के लिए बजट के लिए ये अंतरिम शब्द का प्रयोग किया जाता है। और ये पहला बजट शॉर्ट टर्म के लिए था, या अंतरिम बजट था। गणतंत्र भारत का सबसे पहला बजट 28 फरवरी 1950 में जॉन मथाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो भारत के पहले रेल मंत्री हैं। तो भारत का सबसे पहला रेल मंत्री कौन है? तो जॉन मथाई हैं। और भारत का पहला वित्त मंत्री कौन है? तो आर के शनमुखम चेट्टी हैं। तो यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और 1950 में जॉन मथाई ने बजट प्रस्तुत किया था। सीडी देशमुख की बात करें तो सीडी देशमुख एकमात्र ऐसे वित्त मंत्री हैं जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, जिन्होंने 1951-52 में अंतरिम बजट पेश किया था। और ये भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर भी हैं। तो अगर पूछा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है, तो सीडी देशमुख, यानी चिंतामन द्वारिकानाथ देशमुख नाम है इनका। 1955-56 में अगर बात करें तो पहली बार बजट को कागज को हिंदी में तैयार किया गया था। इससे पहले इंग्लिश में ही बजट पेश की जाती थी। अंग्रेजों के द्वारा रेल बजट को आम बजट से अलग करने के लिए 1921 में एक समिति बनाई गई थी। उस
समिति के अध्यक्ष थे सर विलियम एकवर्थ, और इस समिति का नाम रखा गया था एकवर्थ कमेटी, एकवर्थ समिति। और इसी समिति ने सिफारिश की थी कि रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया जाए, और इस समिति की सिफारिश से 1924 से रेल बजट को आम बजट से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। समिति ने यह भी सिफारिश किया गया था कि भारतीय रेलवे के समेकन कर दिया जाए और राष्ट्रीयकरण भी कर दिया जाए भारतीय रेलवे का। अगला पॉइंट है कि 1958-59 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बजट पेश किया था। उस समय वित्त मंत्रालय उनके पास था, तो यानी प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश करने वाले सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, और इन्होंने कब पेश किया था, 1958-59 में। इंदिरा गांधी की अगर बात करें तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश की थी, और ये वित्त मंत्री के तौर पर पहली महिला है जिन्होंने बजट पेश किया था। तो इंदिरा गांधी की बात करें तो प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश की थी, और भारत की पहली वित्त मंत्री इंदिरा गांधी हैं जिन्होंने बजट पेश किया था। 1924 से लेकर 1999 तक के बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिन यानी शाम को 5 बजे पेश होता था, और ये प्रथा सर वेसिल ब्लैकेट ने 1924 में शुरू की थी। तो बेसिल ब्लैकेट के द्वारा शाम को 5 बजे पेश करने की प्रथा शुरू की गई थी, और ये कब तक चलता रहा, 1924 से 1999 तक शाम को 5 बजे पेश होता रहा। इसके पीछे का कारण भारतीय बजट ब्रिटिश अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई थी, जिसके कारण शाम 5 बजे के समय ऐसे निर्धारित किया गया था जिससे इंग्लैंड के संसदीय समयानुसार प्रस्तुत किया जाए, अर्थात भारत का बजट भारत का होते हुए भी अंग्रेजों का बजट हुआ करता था। सन 2000 में पहली बार यशवंत सिन्हा ने पूर्व निर्धारित बजट के समय में परिवर्तन करते हुए 11 बजे बजट पेश करना शुरू कर दिया। इसका मतलब कि पहले जो 5 बजे शाम को बजट पेश होता था वो अब सुबह 11 बजे पेश होने लगा। कौन से ईयर से, 2000 के ईयर से। 2000 के ईयर जो बजट पेश किया गया था उसको मिलेनियम बजट भी कहा गया था, क्योंकि मिलेनियम ईयर से बजट पेश किया गया था। 2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली के द्वारा बजट में 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। पहला, बजट फरवरी महीने के अंतिम कार्य दिवस यानी उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो 28 फरवरी या 29 फरवरी को पेश होता है, अवकाश के अतिरिक्त। यानी 28 को अगर हॉलीडे है या 29 को हॉलीडे है तो 27 को पेश होगा, ठीक है, या 28 को पेश होगा। तो जो भी लास्ट वर्किंग डे होगा उसी दिन पेश होता है, होता था पहले अंतिम कार्य दिवस को। लेकिन 2017 में अरुण जेटली के द्वारा इसे चेंज करते हुए प्रथम कार्य दिवस कर दिया गया, यानी उदाहरण के तौर पर 1 फरवरी या 2 फरवरी को पेश होता है। 2 फरवरी को तब पेश होगा जब 1 फरवरी को हॉलीडे हो, ठीक है। तो अवकाश के अतिरिक्त पेश होता है प्रथम कार्य दिवस को। दूसरा चेंज किया गया 2017 के बजट में, रेल बजट को आम बजट में शामिल कर दिया गया, यानी जो 1924 से रेल बजट को अलग किया गया था, अब 2017 में इसको शामिल कर दिया गया, आम बजट में ही पेश किया जाता है रेल बजट को। गैर योजनागत व्यय और योजनागत व्यय को समाप्त कर दिया गया, जिसका मुख्य कारण है पंचवर्षीय योजना का समाप्त होना, क्योंकि जो अंतिम पंचवर्षीय योजना था 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, जो 2012 से 2017 थी। और जब प्लान्ड एक्सपेंडिचर तब वो होता है जो पंचवर्षीय योजनाओं में खर्च किया जाए। तो जब प्लानिंग कमीशन के द्वारा प्लान 5 ईयर प्लान ही समाप्त कर दिया गया तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर खत्म हो गया, और प्लान्ड एक्सपेंडिचर खत्म हो गया तो नॉन प्लान्ड की कोई वजूद नहीं है। तो इस तरीके से प्लान्ड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर को 2017 के बजट से समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण पहली बार पूर्णकालिक महिला हैं जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया था। तो वित्त मंत्री के तौर पर देखा जाए तो पहली पूर्णकालिक महिला के तौर पर बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री कौन है, तो श्रीमती निर्मला सीतारमण है। वर्ष 2019 में पहली बार इन्होंने बजट पेश किया था, और 2019 के बजट को बही खाता के रूप में लाल कपड़े में लपेटकर और इसमें राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह एम्बलेम को भी इसमें लगाया गया था, संसद में बजट प्रस्तुत की थी। और 2021-22 के वित्तीय वर्ष के दौरान पेपरलेस बजट अथवा टैबलेट के माध्यम से बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री हैं, और जिसे देश का सबसे पहला डिजिटल बजट भी कहा जा सकता है। अभी तक का सबसे लंबा बजट भाषण 1 फरवरी 2020 को पेश हुआ था। यह भाषण वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा दिया गया था। इन्होंने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया था। इस बजट का समय 2 घंटे 52 मिनट था। इस भाषण में उन्होंने जुलाई 2019 का अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। जुलाई 2019 में उन्होंने 2 घंटे 17 मिनट भाषण दिया था, बजट भाषण, और 2020-21 में 2 घंटे 52, तो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दी थी। तो अब तक का सबसे लंबा स्पीच है बजट से रिलेटेड, 2 घंटे 52 मिनट। सबसे छोटा बजट स्पीच है हीरू भाई मूलजी भाई पटेल की, जिन्होंने 800 शब्दों में ही अपने बजट को समाप्त कर दिया था। बजट छपने के लिए भेजे जाने से पहले वित्त मंत्रालय में हलवा खाने का रस्म निभाई जाती है। इस रस्म के बाद बजट पेश होने तक वित्त मंत्रालय के संबंधित अधिकारी किसी के संपर्क में नहीं रहते, परिवार से दूर होते हैं और उन्हें वित्त मंत्रालय में ही रुकना पड़ता है। अभी तक यानी 2024 के बजट को इंक्लूड करते हुए देखा जाए तो देश में 75 यूनियन बजट पेश हो चुके हैं, 14 अंतरिम बजट और 4 स्पेशल बजट पेश हो गए हैं। तो इस 2024 का जो बजट पेश हो रहा है, जो अभी फिलहाल, ये कैसा बजट है, तो ये इंटरिम बजट है, जिसको वोट एंड अकाउंट भी कहा जाता है, वोट ऑन अकाउंट भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो इस बार का बजट जो है वोट एंड अकाउंट है, जो इलेक्शन की वजह से कुछ समय के लिए, लघु अवधि के लिए बजट प्रस्तुत हो रहा है। कौन वित्त मंत्री ने सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किए हैं, तो सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले जो वित्त मंत्री हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई
हैं वह वर्ष 1962 से 1969 तक वित्त मंत्री थे। मोरारजी देसाई ने अब तक सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किए हैं, जिसमें से 8 बार आम बजट और 2 बार अंतरिम बजट पेश किए हैं। उन्होंने अपने जन्मदिन पे 2 बार बजट पेश किए हैं, 1964 में और 1968 में। अगर इन 2 वर्षों की अगर बात करें तो ये कौन से ईयर हैं? लीप ईयर हैं। यानी ये लीप ईयर 29 फरवरी का होता है, यानी इसमें 29 फरवरी पाई जाती है। इसका मतलब कि इन्होंने अपने अंतिम कार्य दिवस को, जो फरवरी महीने के अंतिम कार्य दिवस को बजट पेश हुआ है, इसका मतलब कि इनका जन्मदिन कब होता है? 29 फरवरी को। इनके बाद की अगर बात करें, मोरारजी देसाई की बात करें तो पी चिदम्बरम ने 9 बार बजट पेश किए हैं। 9 बार में अगर देखा जाए तो 8 बार यूनियन बजट और 1 बार इंटरिम बजट, और यही इंटरिम बजट इनका लास्ट बजट था जब कांग्रेस की सरकार थी और उसके बाद एनडीए गवर्नमेंट यानी बीजेपी की सरकार आई। वहीं प्रणब मुखर्जी ने 8 बार बजट पेश किए हैं और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 8 बार बजट पेश किए हैं और अरुण जेटली ने 5 बार बजट पेश किए हैं। और निर्मला सीतारमण की अगर बात करें तो अब तक 5 बजट पेश कर चुकी हैं और 1 फरवरी 2024 को ये छठा अपना बजट पेश करेंगे, जिसे हम वोट एंड अकाउंट के नाम से भी जानेंगे। काला धन बाहर लाने के लिए भी बजट में कई बार प्रयास किया गया है। जैसे वित्त मंत्री टीटी कृष्णामचारी ने 1964-65 में पहली बार वीडीआईएस स्कीम के जरिए छुपे हुए धन को बाहर निकालने की कोशिश की गई थी। 1965-66 में बजट में काला धन निकासी के लिए पहली बार स्कीम लॉन्च की गई थी और 1973-74 के बजट को ब्लैक बजट का भी नाम दिया गया, क्योंकि इसमें बजटीय घाटा बहुत ज़्यादा था, यानी 550 करोड़ रुपए से ज़्यादा बजटीय घाटा था। इसलिए इस बजट को 1973-74 के बजट को ब्लैक बजट का भी नाम दिया गया है। बजट के प्रावधान एवं अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे जो भारतीय संविधान से संबंधित है। तो बजट हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। और भारतीय संविधान में बजट शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है, परंतु बजट शब्द की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम दिया गया है। तो बजट कोई संवैधानिक शब्द नहीं है, बजट का संविधान में कहीं जिक्र नहीं है। तो बजट की जगह किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। भारतीय बजट का भारतीय संविधान में प्रावधान एवं अनुच्छेद निम्नलिखित है। तो अगर बात करें भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 की, तो ये किससे रिलेटेड है? तो बजट से रिलेटेड है। तो बजट का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 112 में, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और अनुच्छेद 202 की अगर बात करें तो ये राज्य सरकार के बजट से संबंधित है। तो 112 जो है वो केंद्र सरकार के बजट से संबंधित है और 202 राज्य सरकार के बजट से संबंधित होता है। अनुच्छेद 110 की अगर बात करें तो ये वित्तीय विधिकाएं यानी कहें तो फाइनेंस बिल से रिलेटेड है। तो फाइनेंस बिल के लिए जो आर्टिकल बनाया गया है वो अनुच्छेद 110 है। धन विधेयक यानी मनी बिल की अगर बात करें तो मनी बिल के लिए कौन सा आर्टिकल रिस्पॉन्सिबल होता है? तो 117 इज रिलेटेड टू मनी बिल। अनुच्छेद 266 एक की बात करें तो ये समेकित कोष या कंसोलिडेट फंड से रिलेटेड है। 267 अनुच्छेद 267 यानी आकस्मिक कोष यानी कंटीजेंसी फंड से रिलेटेड है। आर्टिकल 266(2) की अगर बात करें तो ये पब्लिक अकाउंट से रिलेटेड आर्टिकल है। और ये तीनों जो कोष हैं इनका हम जिक्र करेंगे आगे चल के इसी क्लास में। अनुच्छेद 114 की अगर बात करें तो ये विनियोग विधेयक या एप्रोप्रिएशन बिल से रिलेटेड है, इसका भी हम जिक्र करेंगे। और इसका मतलब होता है कि सरकार संसद से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए संचित निधि से पैसे निकालने के लिए ये इस बिल का प्रयोग करती है। तो इसका जिक्र हम आगे करेंगे डिटेल में। बजट के प्रकार की अगर बात करें तो बजट 2 प्रकार के होते हैं, खासतौर पर संतुलित बजट और असंतुलित बजट। यानी अगर कोई भी सरकार हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर बजट बनाता है तो वो अपने आय के बराबर ही खर्च को रखता है। तो हमेशा जो भी बजट बनाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा वो संतुलित बजट ही होती है। लेकिन सिचुएशन के आधार पर, समय के अनुसार वो खर्च ज़्यादा भी हो जाते हैं और खर्च कम भी हो जाते हैं। तो अनुमान के अनुसार अगर देखा जाए तो हमेशा हम बजट जो बनाते हैं वो आय के बराबर ही व्यय को रखा जाता है, यानी संतुलित बजट ही बनाई जाती है। लेकिन समय के अनुसार ये संतुलित बजट असंतुलित बजट में बदल जाता है। और ये असंतुलित बजट के 2 कारण हो सकते हैं, या तो आय ज़्यादा हो जाए किससे? व्यय से, या व्यय ज़्यादा हो जाए आय से। तो इस तरीके से 2 सिचुएशन क्रिएट हो सकते हैं। तो असंतुलित बजट 2 टाइप के होते हैं, बचत का बजट होता है या घाटे का बजट होता है। बचत का बजट तभी होगा जब आय ज़्यादा हो जाए किससे? व्यय से। और घाटे का बजट तब होगा जब व्यय ज़्यादा हो जाए आय से। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 3 प्रकार के बजट होते हैं। एक होता है अधिशेष बजट या सरप्लस बजट, जो आय ज़्यादा होती है किससे? व्यय से। दूसरा होता है घाटे का बजट, डेफिसिट बजट, जो व्यय ज़्यादा होती है आय से। और तीसरा होता है संतुलित बजट, बैलेंस बजट, जो आय और व्यय दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और किसी भी विकासशील देश में या अविकसित देश में जो बजट पाया जाता है वो घाटे का बजट होता है, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए एक्सपेंडिचर का ज़्यादा होना जरूरी है।
अब बजट के स्ट्रक्चर की बात करें तो बजट अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है बजट पेश करती है तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है इनकम और दूसरा होता है एक्सपेंडिचर। इनकम जिसे हम रिसिप्ट भी कहते हैं या हिंदी में आय भी कहते हैं। एक्सपेंडिचर जिसे हम व्यय कहते हैं। आय की अगर बात करें तो दो इसके आय के सोर्स होते हैं। एक होता है कैपिटल इनकम जिसको हम पूंजी आय कहते हैं। दूसरा होता है रिवेन्यू इनकम यानी जिसे हम राजस्व आय कहते हैं। एक्सपेंडिचर की बात करें तो इसके भी दो सोर्स होते हैं। एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और दूसरा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है। तो इस तरीके से बाइफरकेट कर लेंगे बजट को। अब इसका पूरा डिटेल देखें इस स्ट्रक्चर का तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी बजट बनाती है तो वो उसको दो पार्ट में डिवाइड करती है। एक तो इनकम का पार्ट अलग रखती है जिसे हम रिसिप्ट या इनकम कहते हैं और दूसरा होता है एक्सपेंडिचर। इनकम के और या रिसिप्ट के पार्ट को अगर देखा जाए तो इसको फर्दर दो पार्ट में कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। कैपिटल इनकम के सोर्स के तौर पर और रिवेन्यू इनकम यानी पूंजी आय और राजस्व आय के तौर पर। अगर पूंजी आय के बारे में बात करें तो इसके भी दो सोर्स होते हैं। एक तो होता है डेप्ट रिसिप्ट और दूसरा होता है नॉन डेप्ट रिसिप्ट। डेप्ट मतलब उधार लेना और उधार के अलावा जो चीज़ें होंगी वो नॉन डेप्ट रिसिप्ट में चली जाएंगी। डेप्ट रिसिप्ट दो तरीके के होते हैं। एक तो इंटरनल बोरोविंग होती है यानी देश के अंदर से ही आरबीआई से उधार ले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या एक्सटर्नल बोरोविंग यानी दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से पैसा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से पैसा उठाए, जैसे आईएमएफ हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, एडीबी हुआ या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुए। तो उनसे अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर बोरो करती है तो उसको किस में रखेंगे? कैपिटल इनकम में रखेंगे। बोरो के सेंस में अगर देखा जाए तो बोरो एक ऐसा इनकम होता है जो सरकार के पास तो आती है लेकिन बाद में उसे वापस करने का भी दायित्व गवर्नमेंट की होती है। यानी ऐसा पैसे का इनकम जिसे बाद में वापस लौटाया जाए, इसको हम कैसे किस में रखेंगे? कैपिटल इनकम में रखेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं नॉन डेप्ट रिसिप्ट की। तो नॉन डेप्ट रिसिप्ट में मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो पैसे पूर्व में दिए गए हैं उनको रिकवरी भी की जाती है। जैसे लोन की रिकवरी, एडवांसेस की रिकवरी की जाती है, उसको भी हम किस में रखेंगे? कैपिटल इनकम में, क्योंकि वो भी तो एक पूंजी ही है, कैपिटल ही है, इनकम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और दूसरा होता है डिसइन्वेस्टमेंट रिसिप्ट्स यानी विनिवेश के माध्यम से भारत सरकार के पास आय प्राप्त होना। विनिवेश क्या होता है कि भारत सरकार के द्वारा अगर किसी कंपनी में निवेश किया गया है यानी उसकी स्टेक होल्डिंग है, तो उसकी ज़रूरत के अनुसार अगर उसको फंड की रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिड्यूस कर देती है। यानी अगर मान लीजिए सेल कंपनी है, सेल क्या है? एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी है। अब इस सेल कंपनी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 60% शेयर होल्डिंग है। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोचती है कि अगर 5% अब अगर स्टेक होल्डिंग हम स्टेक बेच दें सेल कंपनी का, तो हमारे पास जो फंड की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। तो अब क्या करती है कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 5% सेल कंपनी में डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस करती है। तो जब सरकार के द्वारा अपनी ही कंपनी के कुछ शेयर्स अगर बेच दिए जाएँ तो उस प्रक्रिया को हम डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश कहते हैं। तो इसके माध्यम से भी पूंजी इकट्ठा की जाती है और इस पूंजी को कौन से इनकम में रखते हैं? तो कैपिटल इनकम में रखते हैं। ठीक है। और इसके अलावा अगर रिवेन्यू इनकम की अगर बात करें तो रिवेन्यू इनकम ऐसे इनकम होते हैं जो सरकार के पास तो आती है, ये लेकिन इसे सरकार को वापस करने का दायित्व तो नहीं होता है। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो डेप्ट रिसिप्ट में कैपिटल इनकम में क्या था कि सरकार की ऐसी इनकम जिसे वापस करने का दायित्व हो यानी वापस लौटाना हो, तो उसको हम कैपिटल में रखते हैं। वैसे ही अपोजिट में अगर देखा जाए तो रिवेन्यू इनकम में क्या होता है कि भारत सरकार की ऐसी इनकम जिसे वापस करने का लायबिलिटी ना हो, तो वापस करने का दायित्व तो नहीं होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? रिवेन्यू इनकम कहते हैं। वापस करना हो तो उसको डेप्ट बोरोइंग कैपिटल के सेंस में रखते हैं। अब रिवेन्यू इनकम के दो कंपोनेंट हैं। एक टैक्स के माध्यम से रिवेन्यू इनकम होना और दूसरा होता है नॉन टैक्स के माध्यम से रिवेन्यू इनकम होना। टैक्स रिवेन्यू क्या है? तो डायरेक्ट टैक्स के जरिए जो पैसे कलेक्ट होते हैं या इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से जो पैसे कलेक्ट होते हैं वो रिवेन्यू इनकम में जाते हैं। और नॉन टैक्स रिवेन्यू में क्या आते हैं? जैसे इंटरेस्ट रिसिप्ट्स हुआ, सरकार ने किसी को लोन दे रखा है उस पर इंटरेस्ट आ रही है तो उसको रिवेन्यू इनकम में रखेंगे। डिविडेंड्स या प्रॉफिट्स या कंपनी में अगर सेल कंपनी की अगर प्रॉफिट होती है या डिविडेंड मिलता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो प्रॉफिट होगी वो रिवेन्यू इनकम में जाएगी। एक्सटर्नल ग्रांट्स होते हैं, चालान और पेनल्टीज होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल होती है, उसमें लिखा होता है कि आप इस डेट के बाद अगर बिल जमा करते हैं तो आपको पेनल्टी चुकानी पड़ेगी। तो वो जो पेनल्टी होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे वापस नहीं करती है। ठीक है। तो सॉरी, ये इलेक्ट्रिसिटी जो बिल होती है उसकी पेनल्टी जो होती है वो एक तरह से क्या होती है? नॉन टैक्स रिवेन्यू होती है। अदर नॉन टैक्स रिवेन्यू अलग चीज़ होती हैं। जितनी भी चीज़ें ये आप देख रहे हैं जो सरकार के पास जाए और जिसे वापस ना की जाए तो उसको हम कौन से सोर्स में रखते हैं? रिवेन्यू इनकम में रखते हैं। इसके अलावा एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो एक्सपेंडिचर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जहाँ सरकार के द्वारा ऐसे खर्च
पैसे खर्च किए जाएँ जिससे बाद में उससे लॉन्ग टर्म के लिए रिवेन्यू जनरेट हो। तो इस टाइप के एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो सरकार के द्वारा ऐसे पैसे खर्च किए जाएँ जिससे किसी प्रकार की रिटर्न की वापसी ना हो, यानी उससे कोई फंड जनरेट ना हो। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि सरकार जैसे खर्च करती है कंस्ट्रक्शन, हाईवेज, मेट्रो, रेल नेटवर्क, ब्रिजेस, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल फॉर्मेशन के लिए पैसे खर्च की जा रही है। और ये इन सभी चीज़ों से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एक एसेट क्रिएशन के बाद रिटर्न भी आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में रखते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे कि भारत सरकार के द्वारा भुगतान करना, किस चीज़ का भुगतान, इंटरेस्ट का भुगतान, सैलरी का भुगतान, पेंशन का भुगतान, ये जितने भी भुगतान हैं ये सरकार के ऐसे खर्च हैं जिससे सरकार को किसी प्रकार की रिटर्न नहीं आती है। और इन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में सबसे बड़ा खर्च कौन सा होता है, एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, तो इंटरेस्ट पेमेंट होता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत सरकार का सबसे बड़ा खर्च यानी मैक्सिमम एक्सपेंडिचर किस पे जाता है, तो इंटरेस्ट पेमेंट पे जाता है। फिर इसके अलावा एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस में, हेल्थ में, एजुकेशन में, वेलफेयर स्कीम्स में, ये जितने भी खर्च आप देख रहे हैं, एक्सपेंडिचर देख रहे हैं, सब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाता है, क्योंकि इससे किसी प्रकार का रिटर्न वापसी नहीं होती है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ डेफिसिट। टाइप ऑफ डेफिसिट तभी होगा जब इनकम से ज़्यादा क्या हो जाए, एक्सपेंडिचर हो जाए। तो जब एक्सपेंडिचर मोर देन इनकम होगा तभी ये कंडीशन दिखाई देगी, और जितने भी हम टाइप ऑफ देखेंगे डेफिसिट तो उसमें ये कंडीशन अप्लाई होगा। तो अब जैसे हम यहाँ पे देखते हैं बजटीय घाटा। बजटीय घाटा की बात करें तो इसका फार्मूला होता है कुल व्यय माइनस कुल आय। इसका मतलब कि जो ये बजट है, ये बजट का घाटा तभी होगा जब कुल आय और कुल व्यय में अंतर को हम लोग देखें। अब यहाँ पे कुल आय की अगर बात करें तो कुल आय कब होगा, जब कैपिटल इनकम और रिवेन्यू इनकम को जोड़ देंगे तो जो भी इनकम प्राप्त होगा वो टोटल इनकम होगा। ऐसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को अगर ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो यही टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल इनकम के बीच जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस क्या कहलाता है, बजटीय घाटा कहलाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये पार्ट और ये पार्ट का डिफरेंस, डिफरेंस ही क्या है, बजटीय घाटा है। किसका घाटा है, पूरे बजट का घाटा है। अब नेक्स्ट जो हमारा घाटा है वो राजस्व घाटा है, जो सेकंड टाइप है। इसको हम रिवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। राजस्व घाटा का जो फार्मूला होता है वो होता है कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व आय। अब इसमें हम लोग कुल व्यय और कुल आय की बात नहीं करेंगे, केवल राजस्व आय और राजस्व व्यय की बात करेंगे। यानी केवल हम रिवेन्यू इनकम और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो रिवेन्यू इनकम और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच जो डिफरेंस होगा वही क्या कहलाएगा, रिवेन्यू डेफिसिट कहलाएगा। और ये डेफिसिट है तो इसका मतलब कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन क्या होगा, रिवेन्यू इनकम होगा। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा रिवेन्यू इनकम से, इसीलिए हम टाइप ऑफ डेफिसिट में हम इसको पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं राजकोषीय घाटा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिजिकल डेफिसिट। अब इस पूरे बजट का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इस सब चीज़ का, इसका और इसका जो डिफरेंस होगा, जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, पूरे बजट का घाटा होगा। अगर इस पूरे बजट के घाटे में इस डिफरेंस में से हम बोरो के पार्ट को बाहर कर दें, बोरो के पार्ट को बाहर कर दें, तो ये जो डिफरेंस निकल के आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, फिजिकल डेफिसिट कहलाएगा। एक तरह से कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमने बनाया कि 100 रुपये इनकम आएगी तो हम 100 रुपये खर्च करेंगे। हमारा बजट क्या था कि 100 रुपये इनकम होगी तो 100 रुपये हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, खर्च करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि हमको इमरजेंसी में 120 रुपया खर्च करना पड़ा, तो 20 रुपये की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, तो 20 रुपये हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं से बोरो करेंगे। तो जो बोरो करेंगे वही पार्ट क्या कहलाता है, हमारा फिजिकल डेफिसिट कहलाता है। और कोई भी डेफिसिट हो वो उसका कैलकुलेशन परसेंटेज में होता है। किसके परसेंटेज में, जीडीपी के परसेंटेज में। तो जीडीपी का कितना पार्ट हमारा डेफिसिट है वो परसेंटेज में ऑफ जीडीपी होता है, परसेंटेज ऑफ जीडीपी में कैलकुलेट होता है। अब इसको फिर हम आते हैं टॉपिक पे। तो इस इन दोनों के कुल आय और कुल व्यय के अंतर में से अगर हम बोरो के पार्ट को हटा दें, वही बोरो के पार्ट को हटाने से जो हमें प्राप्त रिजल्ट आता है वो राजकोषीय घाटा कहलाता है। अब राजकोषीय घाटे के फार्मूला अगर देखा जाए तो राजकोषीय घाटा कुल व्यय और माइनस उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियां, यानी उधार को छोड़कर कुल प्राप्ति, उधार को छोड़कर कुल प्राप्ति माइनस कुल कुल व्यय। तो ये क्या कहलाता है, यही राजकोषीय घाटा का फार्मूला है। राजकोषीय घाटे एक वर्ष में उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिकता के रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरे शब्दों में इसे उस राशि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिससे सरकार को सभी खर्चों को पूरा करने के लिए उधार लेने की आवश्यकता होती है। जितना अधिक राजकोषीय घाटा होगा उतना ही अधिक राशि उधार ली जाएगी। राजकोषीय घाटा उस कमी को समझने में मदद करता है जो सरकार के धन की कमी के अभाव में व्यय के भुगतान करते समय सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्राथमिक घाटा। अगर राजकोषीय घाटा आप पता
पता कर लिए या उसका समझ गए शब्द परिभाषा को, तो आप प्राथमिक घाटा भी समझ जाएँगे। अब यहाँ पे राजकोषीय घाटा में क्या था कि बजटरी डेफ़िसिट में क्या था कि इस पार्ट का और इस पार्ट का अंतर ही बजटरी डेफ़िसिट था, बजटरी डेफ़िसिट था। लेकिन इस बजटरी डेफ़िसिट में हमने क्या कर दिया, बोरो के पार्ट को अलग कर दिया, तो फिस्कल डेफ़िसिट हो गया। अब इस फिस्कल डेफ़िसिट में से अगर इंटरेस्ट पेमेंट को हम पार्ट को बाहर कर दें, यानी अब पहले बोरो को बाहर किए तो फिस्कल डेफ़िसिट हो गया था, लेकिन अगर हम बोरो के साथ साथ इंटरेस्ट पेमेंट को भी अगर हम बाहर कर दें, तो जो इन दोनों के बीच बचे हुए शेष भाग में अंतर होगा वही प्राथमिक घाटा कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको छोड़कर, और ये जो पार्ट है इसको छोड़कर, इंटरेस्ट पेमेंट को छोड़कर, ये इन दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाएगा, प्राथमिक घाटा कहलाएगा। और प्राथमिक घाटा का यहाँ फार्मूला देखिए, जो राजकोषीय घाटा पहले से जो माइनस था बोरोइंग, उसमें से हम क्या माइनस कर दिए, ब्याज के भुगतान को माइनस कर दिए। तो इस तरीके से हमारा प्राथमिक घाटा पता चल गया। टाइप ऑफ फंड की अगर बात करें, कोष के प्रकार की अगर बात करें, तो क्रम संख्या के हिसाब से तीन टाइप के फंड होते हैं। एक होता है समेकित कोष या संचित कोष, जिसे हम कंसोलिडेट फंड कहते हैं। दूसरा होता है आकस्मिक कोष यानी कंटीजेंसी फंड, और तीसरा होता है लोक निधि या पब्लिक अकाउंट। समेकित कोष या संचित कोष जो मेंशन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) में, और आकस्मिक कोष कंटीजेंसी फंड अनुच्छेद 267 से संबंधित है, और लोक निधि पब्लिक अकाउंट अनुच्छेद 266(2) से संबंधित है। अगर समेकित कोष या संचित कोष की विशेषता की अगर बात करें, तो यह एक ऐसी निधि है जिसमें समस्त एकत्र कर राजस्व जमा लिए गए ऋण जमा किए जाते हैं, तथा भारत की सर्वाधिक बड़ी निधि है जो कि संसद के अधीन रखी गई है। इसका मतलब कि भारत सरकार के पास अगर 1 रुपये का भी अगर कहीं से इनकम, राजस्व या किसी प्रकार की आय होती है, तो वो संचित कोष या समेकित कोष में रखी जाती है। इसलिए ये भारत की सर्वाधिक बड़ी निधि है। कोई भी धन इसमें बिना संसद की पूर्व स्वीकृति के निकाला या जमा नहीं की जा सकती है। यानी इसमें से 1 रुपया भी अगर निकालना हो या जमा करना हो, तो आपको संसद की अनुमति लेनी होगी। और संसद की अनुमति किस प्रकार से लेनी होगी, तो इसमें एक धन निकासी के लिए संसद की अनुमति लेने के लिए एक विधेयक पेश किया जाता है, और उस विधेयक को ही विनियोग विधेयक कहते हैं, यानी एप्रोप्रिएशन एक्ट कहते हैं। और इसके पहले हमने जिक्र किया था आर्टिकल 114 का, यानी 114 का। तो ये आर्टिकल एप्रोप्रिएशन बिल जो है वो आर्टिकल 114 से ही संबंधित है। अब बात करते हैं कंटीजेंसी फंड की, तो यह अनुच्छेद 267 में इसका जिक्र किया गया है। यह कॉर्पस अप्रत्याशित यानी धन, यह कॉर्पस मतलब फंड जो है वो अप्रत्याशित और अत्यावश्यक सरकारी खर्चों यानी इमरजेंसी के दौरान ये इसको रिजर्व के रूप में रखा जाता है। तो ये फाइनेंशियल रिजर्व होता है, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है या अत्यावश्यक होता है तभी इस फंड का इस्तेमाल किया जाता है। और इस फंड से धन निष्कासन के लिए कौन अनुमति प्रदान करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा इसमें से पैसे निकालने के लिए अनुमति प्रदान की जाती है। इस फंड में इस समय प्रेजेंट में जो लिमिट रखी गई है बजट की, फंड की, वो है 30,000 करोड़ रुपए। यानी इसमें हमेशा 30,000 करोड़ रुपए इस फंड में रिजर्व के तौर पर पड़ा रहता है। जो पहले 500 करोड़ रुपए इसकी लिमिट हुआ करती थी, इसको बढ़ाकर सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए कर दिया है। लोक निधि की अगर बात करें, तो इसका जिक्र अनुच्छेद 266(2) में किया गया है। और इसमें इस लोक निधि पब्लिक अकाउंट इसलिए कहा गया है क्योंकि इस फंड में पब्लिक के द्वारा पैसे जमा किए जाते हैं, और सरकार इसको मैनेज करती है और कस्टोडियन के तौर पर। और सरकार इस पब्लिक के पैसे को एक निश्चित अवधि के बाद ब्याज के साथ क्या कर देती है, वापस कर देती है। तो ये पब्लिक का पैसा होता है, तो इसलिए इसको पब्लिक अकाउंट में ही रखा जाता है। जैसे आप बैंक में जाते हैं, बैंक में पैसे जमा है, या डाक विभाग में जो सेविंग स्कीम्स होती हैं, वो जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स में पैसे निवेश पब्लिक के द्वारा की जाती हैं, तो मैनेजमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। और ये सारे जितने भी धन होते हैं या फंड होते हैं, वो पब्लिक अकाउंट में रखे जाते हैं, जिसे बाद में वापस करने का दायित्व सरकार के पास होती है। ठीक है, तो आज के सेशन बस यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।